सांसद अनुराग ठाकुर ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई है और राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। मुख्यमंत्री आवास में सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। राज्य से जुड़े कई समसामयिक विषयों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। वहीं रेखा आर्य के पति के खिलाफ एफआईआर पर कांग्रेस अड़ी हुई है। बिहार महिला आयोग अध्यक्ष ने सीएम धामी को एक पत्र लिखा। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा भी किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने खुलकर समर्थन किया। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की बिहार की लड़कियों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में एफआईआर न होने पर कांग्रेस भड़क गई है। वहीं महिला कांग्रेस ने अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून डालनवाला कोतवाली में 11 घंटे तक हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन लेकर पहुंची। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु बरमोला लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की महिलाओं को लेकर जो बयान दिया था, अब इसके बाद जो कांग्रेस महिला कार्यकर्ता है वो अपनी मांग को लेकर अड़ी हुई है। हालांकि उनकी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद वो हंगामा करती हुई भी नजर आई। अब तक इस पूरे मामले में अब क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? निश्चित रूप से निशा, देखिए, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने जिस तरीके का बयान दिया था उससे जो है पूरे देश में ही जो है उनको आलोचना झेलनी पड़ी थी। और इसके साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से बिहार के राजनीतिक दलों ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद माफ़ी मांगी थी और भाजपा ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि जब माफ़ी मांग ली है तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस इसका जो है राजनीतिकरण कर रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार जो है एफआईआर की मांग कर रही है कि जो है गिरधारी लाल साहू पर जो है रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस जो है देर रात तक की बात अगर कर ली जाए तो कांग्रेस देर रात तक जो है थाने में, डालनवाला थाने में प्रदर्शन करती रही। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का साफ तौर पर कहना था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है तब तक वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके बाद जो है पुलिस ने आनंद फानंद में उन्हें सबसे पहले ऋषिकेश छोड़ा, इसके बाद वो दोबारा वापस आए और उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी। आत्मदाह की चेतावनी देने के बाद जो है वो वहीं पर धरने पर बैठ गई और धरने पर बैठने के बाद जो है धरना प्रदर्शन कांग्रेस की महिलाओं ने शुरू कर दिया। इसके बाद की अगर बात कर ली जाए तो देर रात जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी जो है अपना समर्थन दिया डालनवाला थाना पहुंचकर। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की एक ही मांग है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पति के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे में जब देर रात का ये मामला था तो ऐसे में एसपी सिटी को बीच में आना पड़ा और एसपी सिटी ने जो उनका मांग पत्र है वो लिया और मांग पत्र लेने के बाद ये कहा, उनको आश्वासन दिया कि इस पर जो है जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जरूरी कार्रवाई की जाने के बाद जो है कांग्रेस का जो धरना लगातार डालनवाला थाने में चल रहा था वो समाप्त हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं गिरधारी लाल साहू ने जिस तरीके का बयान दिया था उसके बाद से सियासी पारा जो था वो भी हाई हो गया था। विपक्ष को यहाँ पे पूरा मौका मिल गया घेरने का, लेकिन गिरधारी लाल साहू ये कहते हुए नजर आए कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और माफ़ी भी मांगी। लेकिन इसके बाद से ही ये जो पूरा मामला है ये अभी शांत नहीं हुआ है। लगातार जो महिलाएं हैं, बिहार की महिलाओं की बात कर ले या फिर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं की बात कर ले, वो लगातार विरोध कर रही हैं। अब यहाँ पे विपक्ष का क्या कुछ कहना है? जब वो लोग एफआईआर दर्ज कराने पहुँचती हैं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता, तो उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती। उनकी क्या मांगे हैं अभी? निश्चित रूप से देखिए, जहाँ तक महिला कांग्रेस की बात कर ली जाए तो महिला कांग्रेस जिस तरीके से लगातार जो है खुलकर सामने आई है इस पूरे मामले में, जो बयान गिरधारी लाल साहू ने दिया था, तो इसको लेकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, जब तक कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे में जो है आने वाले दिनों में जो है ये मामला और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि इस मामले की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो ये मामला सिर्फ उत्तराखंड का नहीं रह गया, बल्कि में ये मामला बिहार तक का
हो चुका है। जिस तरीके से बिहार के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसके बाद लोगों ने जो है अभद्र तरीके से कमेंट, जो है बिहार के लोगों ने अभद्र तरीके से कमेंट, चाहे वो रेखा आर्या हो या फिर रेखा आर्या के पति हो या उनके परिवार हो, उस पर किए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है ये मामला अभी और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में जब तक एफआईआर नहीं होती है तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में भी इस मामले को लेकर जो है बैक फुट पर नहीं आएगी, बल्कि फ्रंट फुट पर खेलने वाली है। बिल्कुल। और इस पूरे प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी इनको समर्थन मिला है। और अभी जिस तरीके से धरने पर बैठे थे, तो कोतवाली के बाहर अभी भी धरना प्रदर्शन महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जारी है, या फिर अभी धरना शांत हुआ है? जी नहीं, देखिए, जहाँ तक धरना प्रदर्शन की बात है, देर रात धरना प्रदर्शन, खुद जब एसपी सिटी आए, आश्वासन उनको दिया गया, उनका जो मांग थी वो मांग पत्र उनसे लिया गया। इसके बाद जो है एसपी सिटी ने आश्वासन दिया कि जो आपकी मांगे हैं उन पर उचित जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो है महिला कांग्रेस ने अपना धरना प्रदर्शन जो है समाप्त कर दिया। हालांकि देखने वाली बात ये जरूर होगी कि एसपी सिटी इस पर आगे क्या अग्रिम कार्रवाई करते हैं और किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है, और इसके आगे अब कांग्रेस क्या स्टेप लेती है। अगर एसपी सिटी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अब देखने वाली बात यह भी होगी कि महिला कांग्रेस की ओर से क्या ऐतिहासिक तौर पर जो है कदम उठाए जाते हैं। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में नगर निगम के नाम से अभद्र संदेश का मामला आया है। मामले पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। निगम टीम स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। नगर आयुक्त ने मामले में जांच के निर्देश दिया है। नगर निगम हरिद्वार ने कनखल क्षेत्र में दीवार पर लिखे आपत्तिजनक संदेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जहां नगर आयुक्त ने जांच के निर्देश दिए हैं और मुख्य सफाई निरीक्षक ने पुलिस को तहरीर दी है। नगर निगम की टीम अब स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है और क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसके बाद दोषियों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि निगम से इसका कोई संबंध नहीं है। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि जानकारी हो तो नगर निगम या पुलिस को बताएं। शहर की स्वच्छता और शालीनता निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो हरिद्वार में नगर निगम के नाम से अभद्र मैसेज का ये जो मामला था सामने आया था। हालांकि मामले को लेकर नगर निगम सख्त है, एक्शन मोड पे है और निगम की जो टीम है स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इस तरह का अभद्र मैसेज किसने दीवार पर लिखा। निगम की टीम इसको हाइड करती हुई नजर आ रही है। पेंट के माध्यम से देखिए इस अभद्र मैसेज को मिटाया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हरिद्वार से विश्वास सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास, एक मामला सामने आया और ये मामला लगातार सुर्खियों में भी है। नगर निगम के ऊपर ये आरोप लगाया था कि नगर निगम अभद्र मैसेज दीवारों के माध्यम से भेज रहा है, लेकिन निगम ने साफ कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है? जी हाँ, देखिए निशा, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार के जो कनखल क्षेत्र है, कनखल में लाटो वाली का क्षेत्र है, जहां पर इस तरह का एक मैसेज जो है वो दीवार पर लिखा गया था। हालांकि ये जो मैसेज है ये इसके नीचे लिखा गया था कि ये नगर निगम की तरफ से है, लेकिन नगर निगम ने पहले ही इससे पल्ला झाड़ लिया था, क्योंकि मुख्य नगर आयुक्त जो है नंदन कुमार, उन्होंने इसको लेकर पहले ही कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे कि इस तरह का जो मैसेज है वो कभी भी जो नगर निगम है उसकी तरफ से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इस तरह का जो मैसेज है ये एक अभद्र भाषा है। तो ऐसे में मुख्य नगर आयुक्त ने इसको लेकर मैसेज दे दिया था कि उन्होंने कि इसको लेकर कि सर जो जांच है, जांच बिठाई जाए और ऐसी जांच की जाए और जांच में ये सब जो है जो मैसेज लिखा गया उसको लेकर जांच की जाएगी। और ऐसे में जो मुख्य सफाई निरीक्षक है वो श्रीकांत, उनकी तरफ से कनखल थाने में इसकी तहरीर भी दी गई है, क्योंकि ये मामला जो है मामला बेहद संजीदा हो चुका है। क्योंकि ऐसा में देखा जाए कि जिस तरीके से मैसेज लिखा है ये बहुत ही अभद्र जो तरीका था उसकी तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैसेज बहुत ही गलत जाता है लोगों के बीच में। नगर निगम की जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी इससे। तो ऐसे में मुख्य नगर आयुक्त ने इसको लेकर जो है सफाई दी थी और ये कहा था कि इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। तो नगर निगम अपनी तरफ से इसमें जो जांच है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कहीं पर भी मुख्य जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे इसकी जांच की जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कनखल थाने में इसको लेकर जरूर तहरीर दी गई है, लेकिन जो नगर निगम है, नगर निगम की तरफ से जो टेंडर दिए जाते थे कहीं पर भी ये इस तरह के मैसेज लिखवाने को लेकर उनसे भी पूछताछ जारी है, क्योंकि ये कोई नौ सिक्के का काम नहीं है इस तरह लिखने का, क्योंकि बतौर एक पेंट के तरीके से लिखा गया है, बतौर इसको एक कॉलम दिया गया है लिखने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक जांच का विषय जरूर बन जाता है।
कि जो जिनको टेंडर दिया जाता है इस तरह के मैसेज लिखने का, कहीं उनकी तरफ से कोई इस तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं की गई। तो इसको लेकर नगर निगम जो है अपनी तरफ से जांच जो है वो कर रहा है, साथ ही साथ पूछताछ जो अपनी तरफ से भी कर रहा है, लेकिन कंथल थाने को तहरीर दी गई है जिससे आने वाले समय में इसकी जो जांच हो और जो दोषी हो उनको पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल विश्वास, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे इस इलाके में इलाके के बीचों बीच ये मैसेज लिखा गया है, तो किसी ना किसी ने तो इस मैसेज को लिखते देखा होगा। स्थानीय लोगों से पूछताछ में कुछ पता चल पाया है? सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से कुछ पता चल पाया है? कुछ सुराग लग पाया है क्या? जी हाँ, देखिए जिस तरह से नगर निगम जो है वो अपने स्तर से जांच जरूर कर रहा है, क्योंकि जो क्षेत्र में नगर निगम के जो जितने भी कर्मचारी हैं वो रहते हैं, वो जरूर इसको लेकर पूछताछ कर रहे हैं, लोगों से इसकी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से वो अपील भी कर रहे हैं कि किसी के पास इस तरह इसको लेकर कोई भी जानकारी हो या तो पुलिस को दे या नगर निगम में दे, क्योंकि जितने भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भाषा जो है बहुत ही अभद्र लिखी गई थी। साथ ही साथ जिसमें नगर निगम की जो छवि है वो भी धूमिल हो रही थी। तो इसको लेकर जितने भी कर्मचारी हैं वो कर्मचारी क्षेत्र के लोगों के पास जरूर जा रहे हैं और इसको लेकर अपील कर रहे हैं कि अगर किसी ने इसको लेकर किसी का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी हो या कोई भी जिसके पास भी कोई भी जानकारी हो वो जरूर नगर निगम को दे, क्योंकि जिस तरह से इसकी जो कार्रवाई के लिए जो एफआईआर जो दर्ज करने के लिए जो एप्लीकेशन दी गई है, तो इसमें जो नगर निगम है वो चाहता है कि जल्द से जल्द और त्वरित तौर पर इस पर कार्रवाई हो। तो ऐसे में नगर निगम के जो कर्मचारी है वो जरूर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इसको लेकर जांच जो है उनकी तरफ से भी जारी है। जी बिल्कुल, और इसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र का मामला है और इस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए इस मैसेज को लिखना, तो ये स्थानीय लोगों में भी प्रभाव कहीं ना कहीं छोड़ेगा। लेकिन निगम यहाँ पे एक्शन मोड पे नजर आ रहा है। विश्वास, निगम का साफ तौर पे ये कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि इस अभद्र मैसेज को हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, हाइड किया गया है पेंट के माध्यम से, लेकिन जांच का विषय है और बड़ा सवाल है कि आखिरकार किसने इस तरह की हरकत की है और पूछताछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। विश्वास, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही हरिद्वार में कोहरे का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। हाईवे पर दृश्यता की बात करें तो बेहद कम हो चुकी है, यानी कि विजिबिलिटी जो है जीरो हो चुकी है। घने कोहरे ने एक बार फिर से यातायात को प्रभावित किया है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियां हो रही है। फॉग लाइट के सहारे ही आगे वाहन जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह यहाँ पे दी गई है और सुरक्षित ड्राइविंग की सलाह भी दी गई है। तो घने कोहरे की चपेट में इस वक्त पूरा उत्तराखंड है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में कोहरे का कहर इस वक्त है, जिस कारण से यातायात जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं। अत्यधिक कोहरे के चलते यहाँ पे फॉग लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाहनों की जो रफ्तार है वो भी धीमी पड़ी है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर से यही कहा गया है कि अनावश्यक यात्रा करने से बचे और सुरक्षित ड्राइविंग की सलाह भी यहाँ पे दी जा रही है। घने कोहरे के चलते एक बार फिर से यातायात जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जनजीवन तो बुरी तरह से प्रभावित हुआ ही है, लेकिन कोहरे का असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर वाहनों की जो रफ्तार है धीमी हुई है। फॉग लाइट का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो। वाहन धीमी गति से चला रहे, तो वहीं रेल यात्रा पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हवाई यात्राओं पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो हरिद्वार में इस वक्त कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे की चपेट में इस वक्त पूरा हरिद्वार है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाके इस वक्त ठंड की चपेट में है। यहाँ पे कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी का दौर जो है जारी है। तो वहीं हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में इस वक्त ठंड का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है और अत्यधिक ठंडी के चलते, अत्यधिक घने कोहरे के चलते यहाँ पे विजिबिलिटी जो है जीरो हो चुकी है, मतलब सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जिनको आवश्यक है, जिनको बहुत जरूरी है, वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। तो वही बागेश्वर से खबर है। बागेश्वर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके बागेश्वर में महसूस किए गए हैं। दहशत में घरों से बाहर निकलते हुए लोग नजर आए। उत्तराखंड के बागेश्वर में सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई है। झटके इतनी तेजी के साथ आए कि हरिद्वार और ऋषिकेश तक ये झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कपकोट तहसील के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र था, जबकि इसकी गहराई
10 किलोमीटर बताई जा रही है। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग कुछ देर के लिए सतर्क हो गए। फिलहाल कपकोट और आसपास के उच्च हिमालयी क्षेत्रों से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा के पदाधिकारियों ने नंदाराज जात 2026 की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी से बातचीत की है। पदाधिकारियों ने बताया कि 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन अल्मोड़ा से सभी सदस्य ग्राम नोटी जाएंगे, जहां नंदाराज जात 2026 की तैयारी को लेकर कार्यक्रम तय किया जाएगा। वहीं यात्रा में हर संभव सहयोग का जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है। मंदिर के सभी सदस्य और शहर के गण्यमान्य लोग माननीय जिलाधिकारी जी से मिले राज जात 2026 के संबंध में, और माननीय जिलाधिकारी जी ने सब लोगों से वार्ता कर हमारी जो छोटी मोटी बातें थी यात्रा के संबंध में वो सुनी और भविष्य में एक बड़ी बैठक करने का आश्वासन दिया। और मुख्य जो आज मिलना था उसके पीछे कारण है कि राज जात माने राजा की यात्रा, और जिसमें हमारे चंद्रवंश के जो वंशज हैं माननीय केसी सिंह बाबा जी के सुपुत्र नरेंद्र चंद सिंह जी और गढ़वाल के कासवा के जो राजा हैं उनके बीच जो बसंत पंचमी को एक दोनों राजाओं की बैठक होगी, और उसी दिन बसंत पंचमी के दिन वहाँ इसकी राज जात की तिथि निकलती है। तत्पश्चात फिर कुमाऊं की यात्रा की तैयारियां शुरू। नंदा राज जात यात्रा जो कि हर 12 वर्ष बाद पूरे उत्तराखंड में जोर शोर के संग मनाई जाती है, होती है यात्रा। यह इस बार अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक के बीच में होनी है, और 2026 की यात्रा के संबंध में जो इसकी तिथि का निर्धारण होता है वो बसंत पंचमी के दिन होता है। चंद वंशज और पवार वंशजों के साथ नौटी जो कि गढ़वाल में है, चमोली में, वहाँ पर ये बैठक होने जा रही है, और उस बैठक में का बड़ा उत्साह है। और यहाँ से कुमाऊं से भी बहुत बड़ी टीम और पूरे जनप्रतिनिधियों के संग इस यात्रा में जाया जाएगा, और 23 तारीख के दिन इस नंदा राज जात 2026 की डेट का ऐलान हो जाएगा, जो तिथि के दिन नंदा राज जात यात्रा यहाँ से अल्मोड़ा से शुरू होगी और होमकुंड तक ये जाएगी। वहीं कालाढूंगी से रामनगर मार्ग पर दिव्यांग युवक महराज के साथ हुई शर्मनाक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पीड़ित का आरोप है कि कुछ अराजक तत्वों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी साइकिल को पैरों से मारकर गिराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसके धर्म को भी निशाना बनाया। मामले को गंभीर बताते हुए खिदमत खल्क तंजीम के सदस्य एकजुट होकर कोतवाली रामनगर पहुंचे और पुलिस को तहरीर सौंपी। तंजीम के पदाधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है। तंजीम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो शहर का माहौल बिगड़ सकता है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में अब सफाई देने के लिए युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर माफी भी मांगी है। मैं 10 तारीख को रामनगर गया था, जैसा कि मेरे साथ वाले का बर्थडे था, तो मैं हर दिन कॉमेडी वीडियो बनाता हूं, और बाकी मैंने उस दिन एक मुल्ला जी की वीडियो बनाई थी जिसमें कि जो साइकिल में जा रहे हैं और मैंने उनको हल्का सा पीछे से धक्का लगा रखा है। सिर्फ कॉमेडी के तौर पर वो वीडियो बनाई गई थी मेरे द्वारा। भाई मेरा किसी से भी ये नहीं है कि मैं किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं और किसी के धर्म के प्रति बोलूं। भाई मैंने आज तक ना किसी के धर्म के प्रति वीडियो बना रखी है, ना मैं आज आगे को बनाऊंगा। तो वो मौलाना जी की मतलब जो भी हैं उनकी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो सब चीज़ें हटा दी है मैंने। और बाकी रही बात जो उन्होंने नीचे से लिख रखा है, उसमें जो भी लेटर में लिखा गया है कि इसके द्वारा ये नाम पूछा गया, वो पूछा गया, ये पूछा गया, भाई मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किसी को कुछ हो। आ रहे थे रास्ते में कुछ व्यक्ति द्वारा उन पे धर्म के आधार पर टिप्पणी की गई और उनको धक्का इस तरह से दिया गया उनके ट्राईसाइकिल को ताकि वो गिर जाए, या नीचे एक तरह से मारने की कोशिश की गई। तो जैसे फिर उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाली गई। ये कोई गौरव जोशी नाम का ब्लॉगर है उसने, और उसने हरकत करी थी। उसकी सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी वीडियो वायरल हैं जिसमें धर्म के आधार पे वो गलत काम कर रहा है या ब्लॉकिंग कर रहा है। कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने हमसे संपर्क करा और हमारे द्वारा आज रामनगर थाने में तहरीर दी गई है। कोतवाल साहब ने ये कहा गया है कि हम इनको अरेस्ट करेंगे और इनका कानूनी कार्रवाई की।
उत्तराखंड सरकार प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है, जिनका लाभ प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोग ले रहे हैं। पर आज भी इन योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्र के कई गरीबों को नहीं मिल पा रहा, जिसका उदाहरण चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा के सीमांत क्षेत्र पासम की नगरू घाट की रहने वाली खीमा देवी है, जहां खीमा देवी के पति का 5 साल पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। खीमा देवी ने बताया कि पति के निधन के बाद उनकी आर्थिकी स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनकी 3 बेटी और 1 बेटा है। बेटे ने स्कूल छोड़ दिया और परिवार संभालने के लिए वह छोटी सी उम्र में दिल्ली में वर्तमान में नौकरी कर रहा है और आर्थिक अभाव के चलते एक बेटी स्कूल छोड़ चुकी है। खीमा देवी ने बताया वह बोझा ढोकर किसी तरह से अपने बच्चों को पालती पोसती है, मजदूरी भी रोज नहीं मिल पाती। खीमा देवी ने कहा धामी सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई, पर इन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। खीमा देवी ने जिलाधिकारी चंपावत से उनकी मदद कर सरकारी योजनाओं का लाभ देने की गुहार लगाई है। देवी और मेरे पास गरीब रेखा का कार्ड नहीं है, 2-4 बच्चे हैं, इसके पापा नहीं है, मेरे पति नहीं है और मैं राशन कार्ड चाहिए मेरे को, बच्चे भूख से मर रहे हैं। कुछ भी नहीं, ये भाड़ा ले रही हूँ, ये भाड़ा लगा रही हूँ। अच्छा, बोझ ढो के? हाँ, बोझ ढो के ये ऐसे। अच्छा, बोझ ढो? हाँ, बोझ उठाती हूँ और ये ऐसे बोझे बोझ के ऐसे बच्चे के गुजारा कर रही हूँ। मेरे को राशन नहीं मिलता है, 7 किलो मिलता है, 2 चीज का। अच्छा, गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है? गरीब रेखा का कार्ड तो कितनी बार बोल दिया सभापति से और अब बना दूंगा, बनाया ही नहीं। रामनगर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत एसडीएम प्रमोद कुमार और विधायक की अध्यक्षता में रामनगर ब्लॉक के न्याय पंचायत जोगीपुरा के सेंट जॉन स्कूल में भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनजीत सिंह ने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए शिविर में मिली शिकायतों और समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को 100% लाभ देने के निर्देश दिए। शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए मौके पर आवेदन प्राप्त पंजीकरण किया और अनेक पात्र लाभार्थियों को तुरंत लाभ मिले। वहीं शिविर में 23 विभागों ने स्टॉल लगाकर कई योजनाओं की विस्तृत जानकारियां दी। बता दें कि शिविर में 19 शिकायती पत्र मिले, जिसमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। सरकार जन जन के द्वार के तहत यहाँ पर कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसमें से लगभग 9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया है और काफ़ी किसी मुद्दे भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जैसे रिगोड़ा खत्ता की समस्या उभर के आई थी। खत्ता के संबंध में लोगों ने वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के संबंध में बात की। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने हर पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार तक जो कार्यक्रम किया है, इसमें लोगों को भी जो उनकी समस्याएं हैं स्थल पर ही जो हो सकती हैं उनका निराकरण हो रहा है। और उसी प्रकार से जो कुछ लगता है तो उसमें भी अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि उन कार्यों को तुरंत 1 हफ्ते में 15 दिन में करें। तो आज जनता के बीच में भी बहुत अच्छा संदेश है। जनता भी चाहती है कि उनको बार बार विभागों के चक्कर न लगा। बागेश्वर उत्तरायणी मेले के आयोजन को देखते हुए नगर क्षेत्र में वाहनों का रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है, जहां बागेश्वर धाम मेले में 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा करेंगे। वहीं नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ने मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट प्लान का पालन करें और सहयोग करें। मेले के लिए जो है बागेश्वर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। कुमाऊं के बाकी सभी जिलों से हमें फोर्स का आवंटन हो चुका है। पीएसी एक कंपनी में प्राप्त हो चुकी है, तो लगभग 350 से अधिक कर्मचारी इस पूरे मेले के लिए सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए तैनात रहेंगे। हमारी एसडीआरएफ की हमें 2 टीमें मिल चुकी हैं ताकि कोई भी आकस्मिक स्थिति को निपटा जा सके। फायर का हमारा पूरा दल इसमें पूरी तरीके से तैनात है। यातायात व्यवस्था का हमने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान विस्तृत रूप से हमने ऑलरेडी आप सभी के माध्यम से साझा किया गया है। तो मेरी पब्लिक से भी यही अपील रहेगी कि जो डायवर्जन है उनको ध्यान में रखते हुए अपनी यातायात की प्लानिंग कर ले। 66 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हमारे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं और इनसे जो है हम लोग लगातार सतर्क निगरानी रखे हैं। रुड़की
रुड़की की ग्राम पंचायत जौरासी जबरदस्तपुर में सड़क के बीच रखे ट्रांसफार्मर में अचानक से भीषण आग लग गई, जहां आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आग लगने से आसपास खेल रहे कई बच्चे बाल बाल बच गए, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि सड़क